स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं करंट अफेयर का सेशन। आज के करंट अफेयर के सेशन में हम करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और इस सेशन के अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और पिछले सेशन का जो प्रश्न होगा उसके आंसर को भी इस सेशन के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कानून से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा लगातार ओलंपिक में मेडल जीतने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए है पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरे। देखिए, अभी हाल ही में पेरिस में जो ओलंपिक आयोजित किए जा रहे हैं उसमें नीरज चोपड़ा जो भारत की ओर से खेलते हैं, इन्होंने ओलंपिक में जेवलिन थ्रो इवेंट के अंतर्गत भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और इन्होंने जो है इस टूर्नामेंट के अंतर्गत 89.45 मीटर दूर भाला फेंका था। तो ये डिस्टेंस भी याद रखिएगा। और इस तरह ये सेकेंड नंबर पर, और इस प्रतियोगिता के अंतर्गत 92.97 मीटर का जो है 97 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर पाकिस्तान के नदीम अरशद वो पहले स्थान पर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के हैं नदीम अरशद, इन्होंने इसके अंतर्गत गोल्ड जीता है। देखिए, हम नीरज चोपड़ा की बात करें, भारत के लिए ओलंपिक खेलों में लगातार मेडल जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और इनसे पहले जो है रेसलर सुशील कुमार और शटलर पीवी सिंधु ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। और पिछला ओलंपिक यानी कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हुआ था, 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक आयोजित किया गया था उसके अंतर्गत नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ये याद रखना है। और 2024 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी बातें याद रखनी है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओलंपिक हॉकी में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण यानी गोल्ड, ऑप्शन बी रजत यानी कि सिल्वर, ऑप्शन सी कांस्य यानी ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य मेडल जो है भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक में जो है इंडिया टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर जो है अपने नाम ब्रॉन्ज मेडल कर लिया है। और इस तरह जो है इंडिया अभी तक ओलंपिक खेलों के अंतर्गत टोटल 13 मेडल जीत चुकी है। ये जो था 13वां मेडल था अभी, है ना। इन 13 मेडलों में से 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं भारत ने हॉकी के अंतर्गत, और 8 गोल्ड जो है इंडियन हॉकी टीम ने जीते हैं, और 1 सिल्वर जीता है। ठीक है, भारत जो है 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक खेलों में हॉकी ब्रॉन्ज जीता है। एक 1968 में और 1972 में लगातार 2 ओलंपिक में क्या है इंडियन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद 2020 और 2024 के 2020 और 2024 के ओलंपिक खेलों के अंतर्गत इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, इंडियन हॉकी टीम की हम बात करें तो देखिए, पहली बार 1928 में पहली बार जो है इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो 1948 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला गोल्ड जीता था 1948 में, और लास्ट गोल्ड जीता था 1980 के अंतर्गत, क्योंकि वर्ष 1980 में। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ये जो है 1928, 1948 और 1980 टोटल कितने मेडल अभी तक जीते हैं भारत ने, ये एक प्रश्न बन सकता है यहाँ से। और 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक खेलों में जो है ब्रॉन्ज मेडल हॉकी टीम ने जीते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय जैव विविधता पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है वन अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन बी है भूमि एवं जल प्रबंधन संस्थान बाल्मी, ऑप्शन सी वन विहार, ऑप्शन डी कान्हा नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर है भूमि एवं जल प्रबंधन संस्थान, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, बाल्मी जो है
भूमि एवं जल प्रबंधन का एक संस्थान है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जैव विविधता बोर्ड जो है उसकी ओर से जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए लोगों को, और जो संस्थाएं हैं वो इस दिशा में काम करती हैं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए, उन संस्थाओं को ये पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा दिया जाता है। और राज्य सरकार ने ये पुरस्कार जो है 2022 का जो पुरस्कार है वो भूमि एवं जल प्रबंधन संस्थान बाल्मी भोपाल को दिया है। ठीक है, बाल्मी यानी कि भूमि एवं जल प्रबंधन संस्थान बाल्मी को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और मध्य प्रदेश एरिया वाइज जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, डायमंड स्टेट और हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसके मुख्यमंत्री हैं अभी डॉक्टर मोहन यादव। इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन, ऑप्शन बी डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी डॉक्टर आनंद रामकृष्णन सी, ऑप्शन डी अवेश कुमार त्यागी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन। देखिए, ये जो गोविंद राजन है, इन्हें भारत का पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है 2024 से स्टार्ट किए गए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है प्रारंभ जो है 2024 से किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिनमें पहली श्रेणी है विज्ञान रत्न पुरस्कार की। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आजीवन उपलब्ध योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है, इस विज्ञान रत्न पुरस्कार को पहली बार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? गोविंद राजन पद्मनाभन। जो गोविंद राजन पद्मनाभन है वो भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व डायरेक्टर हैं। मलेरिया पैरासाइट पर किए गए अध्ययन की वजह से विज्ञान में इन्होंने आजीवन एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि वाले व्यक्तियों को ये दिया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की दूसरी श्रेणी है विज्ञान श्री। प्रौद्योगिकी और विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट योगदान में को मान्यता देने के लिए ये जो पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये जो इनकी पुरस्कारों की संख्या है, ये एक बार में 25 लोगों को दिया जा सकता है। कौन सा? विज्ञान श्री। फिर तीसरा पुरस्कार है इस श्रेणी का, वो है विज्ञान युवा। यह शांति स्वरूप भटनागर, ये दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले युवा वैज्ञानिकों को मान्यता देने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान युवा या शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान युवा कैटेगरी के अंतर्गत भी 25 प्रतिभागियों को शामिल किया जा सकता है एक बार में। चौथी श्रेणी है इस वो है विज्ञान टीम बीटी। ठीक है, ये जो पुरस्कार है 3 या अधिक वैज्ञानिक शोधकर्ता और नवप्रवर्तकों की टीम को दिया जाता है, जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक टीम के रूप में काम करके असाधारण योगदान दिया हो। ठीक है, और इस श्रेणी के अंतर्गत कुल जो है 3 टीमों को ये पुरस्कार एक बार में दिया जा सकता है। और अभी जो है हमारे चंद्रयान मिशन की जो टीम थी उसको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये 4 श्रेणियों के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से दिए जाएंगे, और ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार होंगे वो 23 अगस्त को पहली बार दिए जाएंगे। 23 अगस्त, देखिए 23 अगस्त को क्या है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस होगा इसी दिन। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है इस वर्ष से पहली बार दिए जाएंगे। इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कुल कितने सदस्य होंगे? ऑप्शन ए है 5 सदस्य, ऑप्शन बी 11 सदस्य, ऑप्शन सी 21 सदस्य, ऑप्शन डी 31 सदस्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 31 सदस्य। देखिए, लोकसभा के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ संशोधन बिल 2024 को पेश किया है। इस समिति को यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है इस संशोधन विधेयक का अध्ययन करेगी और अपने विचार विमर्श करेगी। और इस समिति के अंतर्गत कुल जो है 31 सदस्य होंगे, जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर होंगे। ठीक है, और समिति को रिपोर्ट जो है संसद का जब अगला सत्र होगा उसके पहले हफ्ते में इसको अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अगला प्रश्न है,
प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 6 अगस्त, ऑप्शन सी 8 अगस्त, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 अगस्त। देखिए प्रतिवर्ष 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। देखिए ये दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जो जापान की सिटी हिरोशिमा पर B-29 बम वर्षक एनोला गे का उपयोग करके लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। और इस बम को जब गिराया गया था तो इस बम के गिरने के तुरंत बाद ही 70 से 80 हजार लोगों की जो है तुरंत ही मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद कई लोगों को चोटें आई और उसके कारण उनकी मृत्यु हुई। लगभग लाखों व्यक्ति इस हमले के अंतर्गत मारे गए थे। और इसके बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा बम गिराया जापान की सिटी नागासाकी पर। और इस परमाणु बम का नाम था फैटमैन। ठीक है। और इसके बाद जो था 15 अगस्त 1945 को जापान ने समर्पण कर दिया और जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो समाप्त हो गया। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी वो 1939 से में प्रारंभ हुआ था और 1945 तक ये चला था। इतना नरसंहार होने के बाद जो था द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो प्रतिवर्ष जो है परमाणु ऊर्जा के खतरों और अहिंसा और शांति के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस दुखद घटना में जो लोग मारे गए थे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से ये प्रतिवर्ष जो है 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान कब से प्रारंभ होता है? यानी कब से प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए 8 अगस्त, ऑप्शन बी 9 अगस्त, ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी 11 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 9 अगस्त। तो देखिए अभी 2024 में 9 अगस्त से पूरे भारत भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाने की घोषणा जो है संस्कृति मंत्रालय ने की है। 15 अगस्त तक ये हर घर तिरंगा अभियान जो है चलाया जाएगा। देखिए हर घर तिरंगा अभियान के पीछे लोगों में देशभक्ति की भावना और देश के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करना है। हर घर तिरंगा अभियान जो है वो 22 जुलाई 2022 में पहली बार मनाया गया था, यानी कि इस दिन इसकी घोषणा की गई थी 22 जुलाई 2022 से। ठीक है। हमारे तिरंगे झंडे की बात करें तो इसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने जो है स्वीकार किया था। ठीक है। भारत के झंडे राष्ट्रीय ध्वज के अंतर्गत जो 3 कलर होते हैं उनकी बात करें तो सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सैफ्रॉन। ये आपका शक्ति और साहस का प्रतीक है। शक्ति व साहस का प्रतीक है। और वहीं मिडिल में होता है, आपके बीच में होता है सफेद रंग, जो आपके शांति और सत्य को दर्शाता है। यानी कि शांति और सत्य का प्रतीक कौन सा है? आपका व्हाइट रंग शांति व सत्य का प्रतीक है। ये जो हरा रंग है ये दर्शाता है आपकी हरी पट्टी दर्शाती है उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता व भूमि की पवित्रता। ठीक है, इसके कलर याद रखिएगा कि कौन सा कलर क्या दर्शाता है। और देखिए ये जो है यहाँ पे इसमें अशोक चक्र को अपनाया गया है। ये जो चक्र है इसमें 24 तिलियां जो होती हैं ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कि जीवन जो है गतिशील है और रुकने का अर्थ है मृत्यु। तो इतनी बातें आपको इससे याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो हमारे तिरंगे झंडे का डिजाइन किया गया था उनका नाम था पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर होगा। इस प्रश्न से इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिजर्व बैंक ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? ऑप्शन ए है 2 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 लाख। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने अभी कर भुगतान करने के लिए यूपीआई से यदि कोई व्यक्ति कर भुगतान करता है तो उसकी सीमा जो है 5 लाख रुपए कर दी है। और सामान्य लिमिट जो है अभी
जनरल यदि कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी लिमिट अभी 1 लाख रुपए है। ये केवल टैक्स के पर्पज से किए है ना, यदि कोई व्यक्ति टैक्स का भुगतान करना चाहता है यूपीआई के माध्यम से तो उसके संदर्भ में जो है 1 लाख से बढ़ाकर इसको 5 लाख कर दी है। देखिए यूपीआई की बात करें तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये जो है 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, और इसका ऑनर है एनपीसीआई, यानी कि एनपीसीआई के द्वारा ये बनाया गया था। और अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जनरल हैं शक्तिकांत दास, और आरबीआई का मुख्यालय जो है वो है आपका मुंबई में। देखिए यहाँ पे एनपीसीआई की बात करें तो ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, और इसी के द्वारा जो है यूपीआई डेवलप किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन ए है 8 अगस्त, ऑप्शन बी 9 अगस्त, ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी 11 अगस्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 9 अगस्त। देखिए प्रतिवर्ष जो है 9 अगस्त को आदिवासी जो हैं यानी कि जनजाति समुदाय के जो लोग हैं उनके योगदान और उनकी अधिकारिता के सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 अगस्त को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस को मनाने की घोषणा जो है 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव के माध्यम से की थी, और प्रतिवर्ष जो है पहली बार जो है 9 अगस्त 1995 को पहला अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया था। और इसे हर बार मनाने के लिए इसके पीछे एक विषय होता है, यानी कि एक थीम होती है, और 2024 की थीम है स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा। तो ध्यान रखना है आपको, प्रतिवर्ष 9 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीआर श्रीजेश ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हॉकी। देखिए जो पीआर श्रीजेश हैं ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, और इन्होंने हाल ही में जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। देखिए अभी ओलंपिक के अंतर्गत भारतीय टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये उस टीम के जो थे गोलकीपर थे, और इनकी भूमिका जो है ओलंपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। पीआर श्रीजेश की हम बात करें तो इन्होंने अपने करियर में अभी तक कुल 336 मैच खेले हैं, और 2010 में इन्होंने जो है हॉकी टीम में एज अ प्लेयर डेब्यू किया था। और ये भारत के 2014 के अंतर्गत एशियाई खेलों में जब हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, 2008 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक, 2018 में एशियन चैंपियन ट्रॉफी के संयुक्त विजेता, 2019 में एफआईएच पुरुष सीरीज फाइनल के स्वर्ण पदक विजेता टीम, और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत खेले हैं, और 2024 में भी जो है भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर के रूप में थे। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि पीआर श्रीजेश जो हैं वो हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है आपके लिए है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंतर्गत बताना है। और पिछले सेशन का प्रश्न था जिसका आंसर अपन डिस्कस करते हैं। पिछले सेशन में हमने आपसे पूछा था ओलंपिक के इतिहास में बैडमिंटन में पुरुष एकल सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन थे आपके श्रीकांत किदाम्बी, ऑप्शन बी लक्ष्य सेन, ऑप्शन सी साई प्रणीत, ऑप्शन डी पीवी सिंधु। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी लक्ष्य सेन। देखिए जो लक्ष्य सेन थे इन्होंने ओलंपिक के इतिहास में बैडमिंटन पुरुष एकल के अंतर्गत सेमीफाइनल में पहुंचने वाले ये पहले भारतीय बन गए। ठीक है, आज तक कोई भी पुरुष मेंस सिंगल जो होता है बैडमिंटन का, उसके अंतर्गत अभी तक कोई भी व्यक्ति जो है सेमीफाइनल में पहुंच नहीं पाया था। तो लक्ष्य सेन 2024 में ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की इन्होंने, और इससे पहले जो थे किदाम्बी श्रीकांत 2016 में पहुंचे थे, और पारुपल्ली कश्यप जो है 2012 में ये क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे लेकिन जीते नहीं थे, और ये जो है सेमीफाइनल में पहुंचे थे, हालांकि ये सेमीफाइनल में हार गए थे। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखना है। तो आज का करंट अफेयर का सेशन यही समाप्त होता है। आपका कोई भी डाउट है किसी भी प्रश्न में, या आपको लगा कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है गलत बता दी है, तो उसको भी आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंतर्गत करेक्ट कर सकते हैं।